बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख़ कौमी सानेहात से भरपूर है और हम बहुत जल्द सानेहात भूल भी जाते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और 300 से ज़्यादा जानें उसमें गई हैं। हर एक की अपनी ज़बान है, हर चैनल की अपनी ज़बान है, हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है। थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करूँ कि आया ये जो ऑनर के बारे में, मालिकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने ताले लगा दिए थे कि पहले सामान निकालें फिर लोगों को निकालें, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो मालिकान वाकई ऐसे थे कि मज़दूरों पे बहुत जुल्म करते थे? और अगर वो मालिकान बहुत अच्छे थे भी तो ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हो, ये साइट एरिया इस किस्म की फैक्ट्री से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ये एक वाहिद फैक्ट्री है जहाँ पे बाहर निकलने का कोई इंतज़ाम नहीं है, या जिनकी ये जो ग्रिल्स आप देख रहे हैं, इस तरह की ग्रिल्स दूसरी फैक्ट्रीज़ में आपको नहीं मिलेंगी। ये हर गारमेंट फैक्ट्री और हर डाइंग फैक्ट्री और हर दूसरी रिफाइनरीज टाइप की जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको इसी किस्म की कंस्ट्रक्शन मिलेगी और इसी तरह वो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते जो यहाँ पे काम कर रहे थे। एक सवाल यहाँ पे मैं अपने शो के तहत पूछना चाह रहा हूँ कि जियो पे कामरान खान साहब मुसलसल एक शो कर रहे थे हाइड्रेंट्स के ऊपर कि 28 अरब रुपए की इंडस्ट्री है और वो पानी जो हमारी कौम को, कराची के लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए, वो पानी हमें ख़रीदना पड़ता है। वो प्रेशर इतना डेवलप होना शुरू हुआ कि हर चैनल पे वो बात आनी शुरू हो गई और अचानक से ये सानिया हो गया। उसके बाद वो हाइड्रेंट का काम ख़त्म, हाइड्रेंट की स्टोरी बिल्कुल चैप्टर क्लोज। दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि 5 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया था, जो ये भी एक कहानी आई है, सोशल मीडिया पे भी है, टीवी पे भी है। उसमें कितनी सच्चाई थी? और अगर ये मालिकान इतने अच्छे हैं और उनको इतना ही दुख, इतना ही अफसोस है और वो वाकई उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, तो क्या वो इतना सच नहीं बोल सकते कि 5 करोड़ का जो भत्ता था वो उनसे कौन सी पार्टी ने मांगा था? क्योंकि ये आवाम जो है ये तो फिर गैस लगाती है, गैसेस करती है कि जी MQM, अमन कमेटी, फंक्शनल लीग, ANP, कोई भी पार्टी हो सकती है। क्या वो मालिकान उस पार्टी का नाम ओपन नहीं कर सकते ताकि बाकियों के लिए ये मसला ख़त्म हो और असल जो चेहरे हैं वो सामने आए कि आखिरकार ये भत्ता माफिया के पीछे है कौन? दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब मैं आया हूँ और पिछले 5-4 दिन से जो मैं देख रहा हूँ, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों ने बहुत काम किया है यहाँ पे, नो डाउट। और उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की, उनके खाने पीने का, उनके राशन का, इवन उनके घरों पे सामान पहुँचाया, उनकी लाशों को दफनाने में और दूसरी चीज़ों में बहुत हेल्प आउट किया। बाकी जो पार्टीज़ के लोग थे वो आए, उन्होंने बयानबाजी की और चले गए। और वज़ीर आज़म साहब, उनके तो क्या कहने, वो तो ऊपर से एक फ़ज़ाई निगरानी करके चले गए। ज़रदारी साहब सदर हमारे, उनको तो तौफ़ीक ही नहीं हुई यहाँ आने की, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं लाहौर में वो इजलास जिनके तहत बल्दियाती इलेक्शंस और जो हमारा अप्रैल में इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसमें सीटें कैसे जीतनी हैं। बहरहाल आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कोई ऐसे आपको सीन्स ना दिखाऊं, ऐसी फैमिलीज़ ना दिखाऊं कि मैं आपको अपने शो के तहत आपको भी रुलाऊं और अपने शो की रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करूं। ऐसा कुछ नहीं होगा इस शो में। हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात और मैं अपने मीडिया वालों से ज़रूर कहूँगा कि बराए करम जब भी कोई सानिया हो तो उनकी फैमिलीज़ को इतना तंग ना करें कि वो वैसे ही बहुत दुखी होते हैं। आप अपने शोज़ में उनको बुलाते हैं, उनसे वो बातें पूछते हैं जो उनको और अंदर से कुरेदती है कि बेटा क्या पहन के गया था, नाश्ता किया था कि नहीं किया था, बेटी मिल के गई थी कि नहीं गई थी। बच्चों से फिर आप कुरेदते हो कि माँ बाप जो है वो कैसे थे, क्या करते थे, अभी तो वो तुम्हें देख रहे होंगे। बराए करम इन चीज़ों से अपने आप को रोकें और मज़ीद तकलीफ़ देने से उन लोगों को इतनी तकलीफ़ भी ना दें कि वो बर्दाश्त ना कर पाएँ। बहरहाल आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे हाथ क्या किसका है और वाकई कोई साजिश है या नहीं। आप अभी कुछ कह रहे थे कि
आग लगने के कुछ देर बाद ही जब ये सारी मीडिया चैनल पे जो चीज़ें शुरू हो गई थी? ये रात के 2 बजे कोई ऑफिसर साहब आए थे, उनका मैंने खुद हाथ पकड़ा था। और आज के ऊपर आज वाले स्टेशन में मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने बोला यार मेरे बंदे से बात कर लो। उसने मेरे से नंबर लिया और मैंने नंबर दिया भी है, और अल्लाह बेहतर जानता, अभी तक उसका पता नहीं चला। तो हुआ क्या आज? आप मेरा बेटा है, ये तो शहीद हो गया है, इसका कोई पता भी नहीं है। मतलब लाश मिली है और मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मेरे दोस्तों ने बोला भाई तुम जाओ उधर, लोग दे रहे पैसे। और हमारी महाजर मूवमेंट, मैं पंजाबी हूँ, महाजर मूवमेंट ने मेरे साथ मतलब बिल्कुल ऐसा था उनका जैसे अपने मुतहदा वालों ने मेरे को 1 रुपया भी मेरे लगाने नहीं दिया। मेरा ख़र्चा उन लोग ने किया, मेरा तंबू वगैरह का जो भी था, खाना वगैरह जो भी उन लोग ने किया, राशन भी मेरे घर पे दिया। और हम पंजाबी पठान भाषण मार के जा रहे। क्या नाम है, नवाज शरीफ आया, जो भी आया, किसी गरीब के घर पे नहीं गया। सिर्फ यहाँ आके गरीबों के कसम खुदा की आप हमारे घर पे जाके देखो, जो मेरा दोस्त का बाप है उसके घर पे जाके देखो, आपको मैं क्या बोलूँ, आप खुद रोने शुरू हो जाओगे। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके किसी ने दिया था, कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ अभी ये देखो इन लोग ने फाइल दी है मुझे। सही, आपको फाइल किसने दी? अभी दी है इन लोग ने। क्यों कि आपको जो है वो इसके क्लेम पे पैसे मिलेंगे? जी हाँ, अब ये बोलते पुर करके आओ। अभी अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ दिखे खाऊँगा? अब तो ज़ारे में पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब दिखे खाऊँगा किसके पास जाऊँगा? बोलते डॉक्टर के पास जाओ, उससे साइन करवाओ, और पता नहीं किसने। ये भी हमारी पार्टी वालों ने, मुतहदा वालों ने बोला भाई तुम यूनिट में आना, हम लोग कर देंगे। अच्छा, आपका बेटा जो है वो यहाँ पे कब से काम कर रहा था? मेरा बेटा 4 साल से काम कर रहा था। 4 साल से। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि जो ऑनर थे इस फैक्ट्री के, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उन्होंने कभी मजदूरों का ख्याल नहीं रखा था, और ऐसा भी था कि इन्होंने ताले लगा दिए थे कि पहले सामान फेंको फिर लोगों को निकालो। इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो है ना, डॉक्टर था दिल का बुरा, वो गालियाँ देता था, मुंह पे गालियाँ देता। दूसरे भाई थे जुबैर के? नहीं, अजीज के साथ। जुबैर जो है ना, एक तो अजीज भाईला थे और एक और थे ना? नहीं, एक डॉक्टर साहब था, एक शाहिद भाई थे। शाहिद भाई वो ऐसे कभी किसी को गाली वगैरह नहीं देता, कभी गुस्सा होगा। मैं खुद इसमें काम किया, 2.5 साल काम किया। वो सिर्फ वक्ती तौर पे गालियाँ देते थे, और कुछ ऐसा नहीं, मतलब मारते भी थे, मतलब बोलते गलत काम करो। बोलते वो एक बात बोलते थे, बोलते अंग्रेज़ों वाला सुन चलो, जो तुम लोग तरक्की करोगे उसके बगैर नहीं तरक्की करोगे। बोलते हैं तुम लोग आते हो भाग जाते हो, ये तरीका ये ताले लगाए, ये लगाए, ये झूठ है। मेरा बेटा अभी जिंदा है, बड़ा लड़का जो बच गया है, वो आपको बयान दे सकता, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये लोगों की है। पहले तो मैं एक क्लेम का बात करूँ, आपका बड़ा बेटा आया हुआ है? नहीं, अभी नहीं आया मेरा। अभी नहीं आया हुआ। ये क्लेम के लिए इधर आइएगा मेरे पास। सर, मुझे एक सवाल पूछना था कि जो गरीब लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ये जो आप क्लेम फॉर्म इनको दे रहे हो, इसको फिल करवाना है कहाँ से? सर, इनको बताया है हमने, ये रिक्वायरमेंट्स हमारी बड़ी सहल रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें जी, बेवा की तरफ से एक दरख्वास्त होगी, या उसका स्पाउस, सर्वाइविंग स्पाउस जो है, अगर खातून है तो उसका मर्द, अगर मर्द है तो उसकी खातून। ठीक है, एक उर्दू में कोई भी दरख्वास्त होगी, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ हैं, और क्लेम उस पर फ़ोटो लगेगा, जो पेंशन बुक होगी तो फ़ोटो है इसमें। ठीक है, मेरा 2 गाँव मोहल्ले के कोई भी हो। ठीक है जी, ओथ कंप्यूटर से उसका हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड है, ओथ कंप्यूटर से साइन होगा। ठीक है, अब इनको इंश्योर में एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चीज़ मौजूद हो, कोई भी छोटा सा कार्ड क्यों ना हो, वो लगा दे। अगर नहीं भी है तो हमें लिस्टें मिल रही हैं। इसको हमने इंतहाई सहल बनाया है कि इन लोगों को तकलीफ। ये नहीं हो सकता कि 1 विंडो ऑपरेशन के तहत आपके जो यहाँ पे कितनी टीम बैठी हुई है? आपके एक ही टीम है। एक टीम में कितने लोग हैं? टीम में 7 से 8 सुबह बैठते हैं, 7 से 8 शाम को बैठते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फॉर्म खुद ही फिल करें, और ये सारी वेरिफिकेशन के प्रोसेस भी जो है वो आपका बंदा जो है आपकी टीम में से 2-3 बंदे असाइन करके वो काम हो सके? उनके मोहल्ले के होंगे ना भाई, ओथ कमिश्नर भी जी करेगा तो ओथ कमिश्नर से करा के आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जहाँ की कमी पेशी हमारा बंदा बैठ के भरेगा। उसको दरख्वास्त भरनी है, हमारा बंदा भरेगा। जहाँ किसी को तकलीफ होगी, हमारा बंदा भरेगा। हम 7-8 या तो 3 बंदे डील कर रहे हैं, बाकी इसी काम के लिए हम बैठे हैं। हमने कल भी एक बेवा खातून आई थी, उनकी 2 बच्चियाँ इंतकाल फरमा गई हैं, तो हमने खुद उसको दरख्वास्त लिख के दी है। हम इन लोगों को हम ये समझेंगे कि कौमी फरीज़े के तौर पर बैठे हैं और जंगी बुनियादों पर ये काम कर रहे हैं। हमें ये हुक्म है कि विदिन 7 डेज़ ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस क्लेम इसको सेटल करना है, और हम इसे सेटल करेंगे। यानी 7 डेज़ के अंदर इनको पेमेंट्स इनकी मिल जाएंगी? विदिन 7 डेज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इन्होंने एक सवाल पूछा है कि मुझे कह रहे हैं कि जी सिर्फ क्राइटेरिया डेथ सर्टिफिकेट का होना चाहिए, तो मैं इनको ये कह रहा हूँ
कि डेथ सर्टिफिकेट अगर हो गया, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी एक चीज़ हमें मिल गया, इवन कब्रिस्तान का बरील सर्टिफिकेट हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि अगर आप लोगों का ये जो क्राइटेरिया है कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट आप लेके आ जाओ, तो आपको नहीं लगता कि जो काम नहीं करते थे वो भी डेथ सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे कि चलो पैसे मिल रहे हैं? इस कौम का थोड़ा सा ये अलमिया तो है ना। देखिए जी, हमें मुख्तलिफ ज़राए से लिस्टें मिल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रही हैं, उनके पास जितनी डेथ हुई हैं उनके कवाइफ मौजूद हैं, वो लिस्ट है, उसकी ऑथेंटिफिकेशन को तो हम चेक करेंगे ना। लेकिन चेक करने से ये मुराद नहीं कि हम उसको लंगरान करेंगे। ये सारी लिस्टें हमारे पास अभी भी लिस्टें में मौजूद मिली हैं, ठीक है जी। कल तक हमारे 106 फॉर्म इशू हो गए थे, अभी हम देखते हैं कि कितने फॉर्म, बेटा आज कितने एंट्री के हैं? 130। तो 24 क्लेम फॉर्म आज इशू हुए हैं, कल 68 फॉर्म इशू हुए थे, आज ये 24 फॉर्म इशू हैं। और हम 7 बजे से पहले जाते नहीं हैं, 7 बजे तक होते हैं। 10 दिन के लिए कैंप है, अगर मज़ीद भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे जब तक ये आखिरी क्लाइमेट हमारा इससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा, जो भी इनके हक है, तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपका बेटा था? जी। अच्छा, ये आपका बेटा कब से था इस फैक्ट्री में? कम से कम 7 साल हो गए। 7 साल। जी। 7 साल में इस आपके बेटे ने कभी ऐसी कोई शिकायत की कि जो मेरे मालिक हैं वो ठीक लोग नहीं हैं या हम पे बड़ा जुल्म करते हैं, या कोई शिकायत की थी? ये बच्चा मेरा था दीन इस्लाम में, तो उसको ये नमाज़ पढ़ने जब जाता था ना, तो उसको इनका यहाँ का सेठ रोकता था। अच्छा, इनका जो सेठ अजीज़ भालिया या शाहिद भाईला जो भी हैं, ये तो मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था और बड़ा उनके बारे में सुना ये जा रहा है कि काफ़ी नमाजी परहेजगार लोग थे। नहीं, वो बस उसने, मेरे बच्चे ने जो मेरे को बताया कि वो मेरे को एक दफ़े मैं नमाज़ पढ़ने गया, मैं थोड़ी देर से आया हूँ, तो मेरे को कंपनी के अंदर ने चमाट मारी थी, तो वो उसने मुझसे बोला था कि मैं काम छोड़ दूँगा यहाँ से, तो उसने मेरे को ये शिकायत करी थी इसकी। यहाँ पे मैं एक सवाल करूँ माज़रत के साथ, नमाज और जो है उसका और नमाज का, जो नमाज़ पढ़ने जाता है उस बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक़ होता है, ठीक है। लेकिन उस नमाज के बहाने हम जो आधा घंटा, एक घंटा बाहर चले जाते हैं और फिर हम वापस आते हैं, ये एक प्रॉब्लम है ना हमारे अंदर। और बच्चे में यही चीज़ नहीं थी, कोई नमाज़ पढ़ने जाता था, नमाज़ पढ़, कार्ड देखो ना, आप कार्ड देखो उसका, बताता ना आपको मैं। वो गली गली में सुबह सबको उठाता था, दोस्ती उससे रखता था जो नमाज़ पढ़े, बाकी वो दूर रहता था। वो थी उनको नमाज़ पढ़ने पे जो है वो उन्होंने थप्पड़ मारा कि तुम नमाज़ पढ़ने क्यों गए थे? हाँ, चमाट मारी उसने। ये देखें, ये बच्चा है, अभी क्या चमाट मारेगा? जो दूसरों को खुद उठा रहा है, सबको उठाता था, चमाट क्या मारेगा ये। इसको? इस रूप में इसको चमाट मारी है। अब उन्होंने मेरे को शिकायत करी, बोला अबू मेरे को उन्होंने ये चमाट मेरे को मारी, मैं नमाज़ पढ़ने में से पढ़ के मैं आया हूँ। बोले तुम लोगों को ज़्यादा नमाज़ों की पड़ी हुई है, पहले ऐसा करो नमाज़ पढ़ लें आप। फिर उसको चमाट मारी तो उन्होंने बच्चे ने मेरे को बोला कि मैं काम छोड़ दूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ये मुझे बताएं कि आप यहाँ पे जब आग लगी थी तो आप इस वक्त यहाँ पे थे या आप बहुत देर से आए? मैं आया हूँ 7 बजे यहाँ पर। 7 बजे आए थे। मुझे पता चला फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस वक्त आ चुकी थी? जी, खड़ी हुई थी। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ये बता रहे हैं कि जी 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आगे बार बार वो पानी भरने जा रहे थे, इसमें कुछ सच्चाई है? जी, वो पानी ख़त्म हो जा रहा था इनका। अच्छा जी, बाकी यहाँ पर जो थी लेबर जो थी ना, सिर्फ मुत्तहिदा की टीम यहाँ खड़ी हुई काम कर रही थी अपना, बाकी कोई और टीम ऐसी नहीं थी। जो सिर्फ मुत्तहिदा की टीम अंदर बिल्कुल गेट के अंदर थी, बाकी फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ियाँ सिर्फ हल्के हल्के ऐसे फुचकारे मार रहे हैं। हम लोग बोल भी रहे हैं कि इनके अंदर जो तहखानों में पानी गिर रहा है इनको निकालें आप पानी की से। कोई नहीं सुन रहा हमारी, सब अपने अपने काम से हमारे को धक्का देते, बोला पीछे हटो यहाँ से। बाकी आपका कुछ आइडिया हुआ है कि आग लगी तीसरी मंजिल पे थी या गेट के पास ही लगी थी? क्योंकि कुछ अभी तक न्यूज़ ये है कि ऊपर 3rd फ्लोर पे आग लगी थी और कुछ कह रहे हैं कि जी ग्राउंड। 7 बजे आया हूँ ना यहाँ पर, उस टाइम पे यहाँ आग पूरी भड़क रही थी, सारा जो है वो। हाँ सारी जल रही, जिधर पानी मार रहे थे आग और चली जा रही थी। आग ऐसी चल रही थी जैसे कि दीवार नहीं खड़ी करते थे बीच में, ऐसा किसी नीचे से लगाई ऐसे खड़ी करी थी। लेकिन आप 7 बजे की बात कर रहे हो तो लोग तो कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद तो उनको फ़ोन आया था कि आग लगी है, उस वक्त तो थोड़ी सी आग थी, आप कह रहे हो पूरे 6:20 मिनट लगा। मैं यहाँ पर आया हूँ तो 7 बजे, 7 से पहले मैं आ चुका था 5-10 मिनट पहले। तो यहाँ मैं गेट के पास ही खड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे आग इतनी थी कि मैं वहाँ गेट के पास भी नहीं खड़ा हो सकता, इतनी लपेट आ रही थी मेरे को। तो सबों ने भगा दिया, बोला तुम हटो यहाँ से। अच्छा, आप 7 बजे आ गए थे आप, तो मालिक उस वक्त थे और वो ये कर रहे थे कि जी सामान पहले निकालो फिर लोगों को निकालो? वाले को हमने नहीं देखा है, ऐसा नहीं था। मैं जानता हूँ मालिक को। सिर्फ मैंने ये देखा था कि बाकी मुत्तहिदा की टीम जो है ना वो अंदर घुसी हुई थी, वो अपने काम कर रही थी। बाकी फायर ब्रिगेड, आपको इसमें सच्चाई लग रही है कि वो जो ऑनर था वो कह रहा था कि जी सामान पहले निकालो फिर लोगों को निकालो, वो खुद था यहाँ पे, ऐसा कुछ था? हमने सुना है, देखा नहीं। देखा नहीं है। लोगों ने तो बोला है ना, ये तो
जब लोगों ने बोला तो उन्होंने सुना होगा, उन्होंने देखा होगा तो उनको पता है ना। 7 बजे तो आप भी आ कर गए दिए थे कि ना? पहले सामान साइड करो उसके बाद फिर जाओ। गेट बंद कर दिए थे कि सामान साइड पे करो। पहले बोला आपने कि सामान यहाँ से समेटे और फिर लेबर को बाहर निकालना। अब जब तक वो सामान समेटने में लगे आग भड़क गई। सामान की परवाह, लेबर की परवाह नहीं है। नहीं वो तो बिल्कुल जायज़ बात है कि सामान की परवाह, उसकी परवाह नहीं है, सामान की परवाह थी उसको। लेकिन इसमें सच्चाई थी, लेकिन इसमें सच्चाई थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सच्चाई है ना ये कि मालिक खुद था और वो कह रहा था कि सामान पे कई तो ऑर्डर है कि चौकीदार को बोला कि ताला लगा दो उसके अंदर। मजदूरों को फिक्र नहीं है उसको कि मजदूर गया बाढ़ में, मजदूर जल रहा है इसके अंदर और वो लोग चले गए सारे। क्यों गए? अभी तक आए हैं उनमें से कोई मालिकान यहाँ पे? कौन है? कोई भी नहीं है, क्यों बोला? देखा ही नहीं है ही नहीं, मालिक नहीं है। आप काम करते थे यहाँ पे? आप काम करते थे यहाँ पे? कोई ऐसा इस वक्त है जो काम करता हो? कोई काम करता था दोपहर की फील्ड शिफ्ट में? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स इस वक्त नहीं है जो दोपहर की शिफ्ट में काम करता हो? कोई ऐसा नहीं है इस वक्त? सब सुबह 9 बजे जाते थे, वो 8 बजे आते थे। 12 घंटे ड्यूटी थी यहाँ की, 12 घंटे ड्यूटी करके फिर जाते थे और कुछ नहीं करते। 9 बजे से आए हुए थे वो 8 बजे तक, तो उनके साथ ये हादसा हुआ है। जो रात की शिफ्ट के लोग थे उनके साथ हादसा नहीं हुआ। तो रात की शिफ्ट वाले लोग हैं, होता ही नहीं। नाइट रात में काम नहीं होता है। नाइट पे होता है मगर 12 बजे तक, जैसे कि 2 घंटे की 3 घंटे की नाइट। आउट का रिकॉर्ड पता चलेगा कि कार्ड जिसके पंच हुए होंगे, जिसके कार्ड अगर पंच हुए होंगे सुबह जो इन हुए होंगे और उसके बाद जो आउट हुए होंगे उनके कार्ड पंच हुए होंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि उसका नाम क्या है, उसमें इन कितने थे उस वक्त मौजूद और आउट कितने हो गए थे। वर्कर जो है आउट हुए होंगे लाजमी बात है, कार्ड पंच करके वापस गए होंगे वो। तो उसके बाद ये जब से यहाँ से जो इनका जो डेटा है वो उसका रिकॉर्ड बचा है यहाँ पे? पता चल गया वो तो। असल में ये जो बिल्डिंग है ये इनका ब्लॉक एडमिन ब्लॉक है, ऑफिस ब्लॉक है ये वाला। ये ऑफिस ब्लॉक है, ये जो है ना सारा वर्कर ब्लॉक है जहाँ पे जो काम हो मशीनें लगी हुई थी। अब लाजमी बात है जब एडमिन ब्लॉक में तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, एडमिन ब्लॉक ठीक है? ब्लॉक बिल्कुल ठीक है, एडमिन ब्लॉक में कुछ नहीं हुआ। और इनके जो ठेकेदार थे, जो ठेकेदारी निज़ाम में काम हो रहा था, वो जो ठेकेदार हैं उनके बंदे भी बाहर घूम रहे थे हॉस्पिटलों में, और जो ठेकेदार हैं वो भी बाहर घूम रहे थे। वो कैसे बाहर घूम रहे थे यार? असल चीज़ तो ये सोचने वाली है, पूछने वाली है इनसे कि जो ठेकेदार हैं वो क्यों बाहर घूम रहे थे? कंपनी में आग लग गई, उसके बाद वो बाहर कैसे निकले, या उससे पहले निकले हुए थे? उनको इन्फॉर्मेशन थी इस चीज़ की? उनमें से कोई इस वक्त यहाँ पे है? इस वक्त मौजूद नहीं है, वो राब्तों में थे। कंपनी हॉस्पिटलों में हमने पूरी रात गुजारी है। मेरे 2 पर्सन गए, एक की डेड बॉडी मिली है और एक की नहीं मिली है अभी तक, जिसमें रहमत अली की डेड बॉडी नहीं मिली है और गुलाम सरवर की डेड बॉडी की हमने जो है ना कल तदफीन की है जुमे की नमाज के बाद, और एक की अभी डेड बॉडी नहीं मिली है हमें। और उसके बाद जो है उनके जो ठेकेदार थे वो रब्ता कर रहे थे वहाँ पे, हॉस्पिटलों में भी हमें मिले। उनके बंदे कह रहे हमारे सारे बंदे चारों, तो वो कैसे घूम रहे हैं यार? कोई इसमें से कोई मुझे ये बताए जीएम भी मौजूद होगा? तो आप उन लोगों को जानते थे जो घूम रहे थे? सिर्फ फ़ोन पे रब्ते कर रहे थे, और जो दूसरे थे एक अभी जो ये आप बात कर रहे हो तो वो आपने खुद देखे थे वो ठेकेदार? उनके उसके ठेकेदार के बंदे से 2 दफ़ा वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात भी हुई है वहाँ पे। उससे तो हमें तो यही इसी चीज़ में था क्या, जब ठेकेदार अगर यहाँ पे पेमेंट भी हो रही है तो लाजिमी बात है ठेकेदार के बंदों को अंदर ही होना चाहिए था मौजूद, तो वो कैसे बाहर थे? और अच्छा, इस वक्त लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है जो रात की शिफ्ट में या दिन की शिफ्ट में काम करता हो जो बता सके कि मालिकान कैसे थे? और कोई बच्चा होगा थोड़ा सा लेट आए, अगर सुबह आते तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कूद के भागे थे और यहाँ सुबह आए हुए थे और वापस चले गए। मैंने आप थोड़ा सा लेट आए। उनमें से किसी का एड्रेस है इस वक्त? मिल सकता है? मिल जाएगा। 2 पेशेंट हैं इनके सिविल हॉस्पिटल के बंस वार्ड में, इस जलने वालों के 2 पेशेंट हैं। मैं उनसे खुद मिलकर आया हूँ, 2 पेशेंट है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई मीडिया मेरे ख्याल में नहीं पहुँचा उनके पास। एक तो इंटरव्यू भी दे सकता है इस पोजीशन में, उससे बात भी हुई है। अभी चलें तो आप चल सकते हैं साथ? हाँ, बंस वार्ड में आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल के बंस वार्ड में? सिविल हॉस्पिटल के बंस वार्ड में 2 पेशेंट वहाँ पे मौजूद हैं इसके। हमारी उनसे जुमेरात को मुलाकात हुई है। हमने बोला शायद हमारा भी जो लापता है शायद उसमें मौजूद हो, तो हमने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि आप जाके देख लें। 2 पेशेंट हैं हमारे पास, जो शुरू से 2 पेशेंट हैं। अभी हैं वो वहाँ पर? अभी भी होंगे, क्यों? उनकी पोजीशन ऐसी थी कि वो अभी भी होंगे। उस वक्त जब हम उनसे जुमेरात को मिले हैं तो उनकी पोजीशन ऐसी थी कि वो अभी भी मौजूद होंगे। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपके वालिद साहब यहाँ पे काम करते थे जो शहीद हो गए, तो कुछ बताएंगे कि कितने साल से वो काम कर रहे थे? मेरे वालिद साहब यहाँ 2 साल से काम कर रहे थे, फैक्ट्री पे हेल्पर थे, पेंटे वगैरह सीधी करते थे। मेरे वालिद साहब को 5,000 रुपये सैलरी देते थे ये लोग। मेरे वालिद साहब बाज़ दफ़ा घर में आके ये बताते थे कि भाई, हम वालिद साहब को बोलते थे भाई छुट्टी कर लो, आज फलाने मेहमान ने आना है, या
फलानी जगह जाना है। बोलता बेटा एक छुट्टी करता हूँ तो फैक्ट्री का मालिक मेरे को गालियाँ बकता है, ठेकेदार पकड़ के ले जाता, बोलता है इसका कार्ड लाओ, इसकी छुट्टी करिए, ओनर के पास ले जाओ। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक सवाल मैं करूँ आपसे। कुछ लोग यहाँ पे थे जो परमानेंट जॉब थे और कुछ लोग थे जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे, तो ठेकेदार बुरा आदमी था या मालिक? मैंने आज तक ना मालिक को देखा ना वालिद साहब बोलते थे कि जो ऑनर है वो डॉक्टर उसको कहते हैं। 2 भाई हैं ऑनर, और उसके बेटे भी यहाँ काम करने आते हैं वर्करों को, पर उनका सलूक अच्छा नहीं है, यानी कि ऐसे गुस्से की निगाह से देखते हैं कि कोई वर्कर कुछ कर रहा हो तो उसको उठ के खड़ा करके उसको इतना जलील करते हैं कि आदमी कहे या अल्लाह यहाँ से मैं चला जाऊँ। पर क्या बेटा, मजबूरी में काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हम लोग पंजाब से यहाँ रोज़ी की तलाश में आए थे। मेरी 3 बहनें 2 भाई हैं हम लोग। कि अबू मेरे इतने अबू ये ज़ईफ़ थे कि अबू घुटनों का और हार्ट के पेशेंट थे। अबू काम नहीं करो, अबू काम नहीं करो। आप क्या कर रहे थे? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता हूँ। 200 रुपये 170 रुपये मुझे दिहाड़ी मिलती है। 170 200 रुपये मुझे। और दूसरा भाई क्या करता है? दूसरा मेरा भाई फैक्ट्री में काम करता है, डाइंग की। यानी आप दोनों भाई इतना नहीं कमा रहे थे कि जिसकी वजह से वालिद साहब जो है वो आपके छोड़ने पे मजबूर? हमारा किराए का मकान है यहाँ पर, किराए का मकान है। बहनें मेरी पढ़ रही हैं, बहनें पढ़ रही हैं। वालिद साहब जो लेकर आते थे उसका, वालिद साहब का और भाई का मिला के हम टोटल हमारे घर में 15,000 होते थे। वो घर का राशन और मकान का किराया निकाल के और हम लोग घर का राशन डाल के अपना गुजारा करते थे। और जो मुझे मिलते थे मैं उसके, जो आया गया मेहमान, उससे उस पर वालदा उस पर खर्च हो जाते थे। अच्छा ये बताइएगा कि आप उस वक्त यहाँ पे थे जब ये आग लगी थी? नहीं, हमें इत्तला मिली 9 बजे। छोटे भाई ने आकर पूछा वालदा से, अम्मी अब्बू जी नहीं आए अभी तक? भाई वालदा ने कहा बेटा अभी तक तो नहीं आए, शायद ओवर टाइम लग रहा हो, आज तनख्वाह भी तो मिलेगी तेरे अब्बू को, इसलिए नहीं आए। तो बराबर में हमारे हैं उनके 9 तारीख को तनख्वाह मिलनी थी। 9 तारीख को? जी जी, 11 को मिलती? 11 को। अच्छा, 11 को तनख्वाह मिलनी थी। उस दिन गए जब बराबर वालों से पता किया कि भाई वालिद आपका बेटा आ गया, गाड़ी तो अभी तक नहीं है, आपका बेटा आ गया, आपका बेटा मोटरसाइकिल पे जाता है। कह रहा आप लोगों को नहीं पता? भाई ने बोला नहीं। तो कह रहा फैक्ट्री में आग लगी हुई है। भाई ने उसी टाइम मुझे फ़ोन किया कि भाई कहाँ है तू? मैं मजदा में हूँ, मैं आ रहा हूँ। कह रहा फैक्ट्री में आग लग गई, जिस फैक्ट्री में अब्बू काम करते उस फैक्ट्री में आग लग गई। मैं मजदा से उतर के फ़ौरन वहाँ से भागा, पैदल मजदा में भी नहीं बैठा, मैं पैदल भागा, अपने घर आया भागता हुआ। आके वालदा को देखा, वालदा रो रही है, बहन मेरी एक परेशान और दूसरी मेरी बहन मेरी बेहोश हुई थी। मैंने बहनों को बोला होश संभालो, कुछ नहीं था। मैंने अपने बहनों को फ़ोन किया, अपने तायाजाद कज़न को फ़ोन किया, वो लोग आए, उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो लोग यहाँ लेकर आए हमें। यहाँ आकर देखा तो चारों तरफ आग लग रही थी। अच्छा, मुझे मेरे दोस्त, मुझे ये आपको बार बार कुरेदना नहीं है कि आपके मैं बार बार वो चीज़ें पूछूं कि मसला क्या था, घर में क्या था। मुझे ये बताओ कि आपका ये मसला अब क्या है? क्या क्लेम आपका दाखिल नहीं कर रहे या आपको कोई ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं? क्या वजह हो रही है? क्लेम हमारा दाखिल कर लिया है। इन्होंने बोला कि हम आपको 3600 रुपये माहाना पेंशन देंगे। एक दफ़ा कहा कि जनवरी में देंगे, फिर कहा नहीं 3600 रुपये पेंशन देंगे। हाँ, तो वो तो 5 लाख का क्लेम उन्होंने जो अनाउंस किया है। हमने इनसे पूछा कि हुकूमत ने ऐलान किया है। बोल रहा है जिन्होंने ऐलान किया आप लोग उनके पास जाओ, जिस तरह। आपसे किसने कहा है? ये अंदर बैठे हुए हैं, वो जो क्लेम वाले? जी, क्लेम वाले, AOB वाले। उन्होंने ये कहा है कि 3600 रुपये माहाना मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा, जो क्लेम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। जी, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया वो नहीं होगा। आप उनके सामने अभी बता सकते हैं? बिल्कुल, हम उनको बताएंगे। अभी उन्होंने हमें ये कहा कि आपको पेंशन की कापी 2-3 दिन के बाद मिलेगी और जो 3600 रुपया आपका हर महीने वो अनाउंस किया जाएगा, वो आपको ताहियात मिलेगी। और वो 5 लाख जो अनाउंस हुआ है वो नहीं मिलेगा? वो कह रहे हैं कि जिसके पास, जिन्होंने ऐलान किया, आप उनके पास जाएं, उनसे फॉर्म जो भी वो उनकी कागजी कार्रवाई है वो। ये तो EOBI वाले हैं ना, ये तो पेंशन की बात करेंगे। लेकिन वहाँ क्या आप लोग गए वज़ीर आला हाउस में या जो वजारत सनत? वहाँ पे हम बुध को यहाँ से डेड बॉडी ले गए थे रेमियार खां से रात को ही वापसी आए हैं 2 बजे। तो वहाँ भी जा गए नहीं आप? वहाँ पे अभी तक गए नहीं हम। मतलब वहाँ का अभी नहीं पता कि क्या वहाँ कंफर्म है या नहीं दे रहे, या ऐसा कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है आप? जी, अभी तक हमें कोई मालूम नहीं है अभी क्या उधर से होगा रहा, क्या नहीं हुआ। हम सिर्फ डेड बॉडी जब तदफीन करके। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो आप कि जब आग लगी थी तो क्या मालिकान में से कोई यहाँ था? हाँ, फैक्ट्री के मालिकान यहाँ थे।
आपने देखे थे उनको? मैंने नहीं देखा, आपने भी सुना ही था कि यहाँ पे हैं? सुना ही था। मैं जिस जगह अब खड़ा हूँ, मैं उस दिन भी इसी जगह पर खड़ा था। इस तरफ पुलिस के आला काम खड़े थे सामने और पीछे रेंजर्स वाले खड़े थे, सही है। और वो पुलिस वाले ऐसे धक्के दे रहे थे कि भागो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैंने बोला मेरे वालिद साहब हैं, कह रहे वालिद साहब है तो उधर फैक्ट्री के मालकान खड़े उस तरफ जाओ। तो जब उधर जाने लगा तो पता चला वो जा चुका है। और लोग ये बोल रहे थे, फैक्ट्री का मालिक बस ये कह रहा था मेरी फैक्ट्री तबाह हो गई। मैंने बोला उससे पूछो कि खुदा के बंदे, जब तेरी फैक्ट्री तबाह हो गई, जिसका बाप गया, जिसका भाई गया, जिसका बेटा गया, जिसकी माँ बहन गई है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है? तेरे को तो अपनी फैक्ट्री की पता है, फैक्ट्री मेरी तबाह हो गई। और ये अपने 5 लाख की ज़मानत में ये तीनों रहा हो गए, 5-5 लाख की। कोई गरीब छोटा सा छोटा जुर्म करता है, उसको तो गवर्नमेंट या हमारी पुलिस या रेंजर्स छोड़ती नहीं है, उसको 4-4 5-5 महीने तक उसकी ज़मानत नहीं होती। इन लोगों की कैसे ज़मानत होगी? इन लोगों पैसा देते हैं ना दोस्त, पैसे देते हैं वो, पैसे देते हैं। क्या गरीबों के लिए सब कानून है? इनके लिए नहीं है, इनके लिए खुदा नहीं है। सब कुछ गरीबों के लिए, सब कुछ गरीबों के लिए, इनका कोई भी नहीं है। या अल्लाह इनको भी इसी तरह उठा, या अल्लाह ये भी चले इस तरह, आगे चले, ये भी इस तरह चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त मुझे पता चला है कि आप इस फैक्ट्री में काम करते थे, तो बताओ कि कितने अरसे से काम कर रहे थे? हम लोग तो शुरू से यहीं काम कर रहे हैं, जब से मैट्रिक किया तब से हम लोग यहीं काम कर रहे हैं। आज से 5-6 साल हो गए हम लोग को यहाँ काम करते हुए। मालकान का रवैया कैसा था और मालकान कैसे थे यहाँ के? मालकान हमारे कि ये था कि बस काम लेते थे, वो काम के टाइम में सख्ती भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे। जब उनको वक्त पड़ता था तो बेटा बेटा करने लग जाते थे वो, भाई ये होता था। लेकिन उस दिन जो आग लगी है उसमें मालिक ने चौकीदार को बोला कि भाई ताले बंद कर दो, ऊपर ताले लगा दो। सच है? ये सच है, ताले लगा दो, ऊपर के बंदे माल मेरे खुद बचा लेंगे, ऊपर के माल बचा लेंगे, नीचे का आग बुझाओ। एक शाहरुख नाम का यहाँ लड़का था जो SOL की तरफ से था, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेने गया। आग थोड़ी सी थी, इतनी आग नहीं थी जितनी बुद्धि, इतनी थोड़ी सी आग थी। आग पहले कहाँ लगी थी? क्योंकि कुछ चैनल्स वाले कहते हैं ऊपर मंजिल पे लगी, कुछ कहते हैं नहीं लगी। ये कोने पे जहाँ डैंग होता है, कलर होती है, वहाँ आग लगी थी। डाइंग लगी, डाइंग की मशीन लगी, जहाँ मशीनें थी वहाँ आग लगी। वहाँ केमिकल के डब्बे भी पड़े हुए थे। उस आग से केमिकल का डब्बा जो फटा है उसके चक्कर में सीधी ऊपर आग गई है लिफ्ट के ज़रिए, क्योंकि उसके साथ गोदाम था कपड़ों का, जहाँ रूलर पड़े हुए थे, उसके सुपुर्द पे सीधी ऊपर आग ऊपर गई है। पहले धुआं उठा, ऊपर भी आवाज़ें दी है। सब बंदे आधे उतरने वाले थे जो उतरे हैं, और आधे बंदे तो बेहोश हो गए थे। जो बेहोश हुए थे वो सीधा उसी टाइम ख़त्म हो गए। और आग थोड़ी देर बाद लगी है, पहले तो वो धुएं स्मेल की वजह से बेहोश हुए हैं। तो ये कहा गया कि ताले बंद कर दो और पहले सामान सारा निकालो, फिर नीचे से आग बुझाओ। उन्होंने कि पहले ऊपर ताले लगा दो, ऊपर ताले लगाओ, नीचे का माल पहले से ऊपर ताले लगा दो, लोगों को निकाले बगैर ताले लगा दो, या पहले निकाल लो सब? नहीं, पहले ताले लगा दो। पहले ऊपर ताले लगवाए हैं, उसके बाद बोला कि नीचे बंदे, ऊपर के बंदे खुद संभाल लेंगे अपने आप को। कैसे संभालेंगे? मतलब उसको, उस इंसान को बचा लेंगे। वो कह रहे थे कि माल मेरा बच जाएगा, बंदे तो बच जाएंगे, मेरा माल बचना है, शिपमेंट फंसी हुई है मेरी। और इसमें से कौन ज़्यादा, ये डॉक्टर था या वो जो दूसरे जो शाहिद जो था उसका गन था, क्योंकि हमारा GM तो बाहर निकला हुआ था। जो मंसूर था, मंसूर भाई, वो तो GM बाहर निकला हुआ था। मंसूर भाई जैसे पहुंचा, जैसे देखी आग, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे बच्चों को बचाओ। उन्हें बंदों को भी भेजा, लेकिन अंदर जिसे पहुंचे वो ऊपर पीछे उस साइड से दरवाज़ा था। तब तक तो आग बहुत फैल चुकी थी ना, क्योंकि केमिकल है, कपड़ा है, हवा इतनी तेज़ है, हवा इतनी तेज़ थी और आग ऊपर फैल चुका था। वो तो मुत्तहदा जो है हमारे, वो उन्होंने इतना सपोर्ट किया जो इस वजह से वो दरवाज़ा टूटा, तो जो कुछ बंदे उनकी लाशें मिली। अभी भी कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी लाशें भी नहीं मिली। अभी जैसे बता रहे हैं कि इनका एक हैं चाचा हैं, उनकी अभी तक नहीं मिली। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये भत्ते वाली बात ठीक है? ये भत्ते वाली बात नहीं थी, ये सेठ का नाटक था, ये कोई भत्ते की बात नहीं थी। और कोई ऐसी चीज़ के अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फैक्ट्री इंश्योर्ड थी, तो कुछ वसूख से बता सकते हो कि इंश्योर्ड नहीं थी? इंश्योर्ड नहीं थी, इंश्योर्ड में काम चल रहा था। इससे पहले आग लगी थी इधर, वो पीछे साइड में जनरेटर वाली साइड। ये कब की बात है? ये कम से कम 1-1.5 महीने पहले की बात। 1 महीने पहले ही आग लगी थी। तो जहाँ जनरेटर है उस फ्लोर पे आग लगी थी, वहाँ से बंदे सारे निकल गए थे, क्योंकि गेट सामने 2 गेट पड़ते थे, उस गेट से निकल गए थे सारे बंदे। उसमें भी माल बच रहा था, लेकिन आग बुताया था सब। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई थी, 2 दिन पूरे सेटिंग करने में लग गया था। उसके बाद फिर ICU वाले आए थे, फिर कलर वाले रोकने लग गया, फिर बड़े आ रहे, लेकिन किसी से पूछ कुछ नहीं कर रहे थे यहाँ क्या मसला है, क्या मसाइल है, किसी की कोई पूछ कुछ नहीं। वो सीधा आते थे डायरेक्ट ऑफिस में, ऑफिस से बातचीत करते थे, खाना खाते थे और चले जाते थे। वो ये रूल में करते थे। इस फैक्ट्री समेत जितनी भी साइड एरिया में फैक्ट्रीज़ हैं, आपको लगता है कि कोई भी परमिशन लेके और प्रॉपर एग्जिट का जिन बाहर निकलने का रास्ता हो, केमिकल तरीके से रखे हुए, ऐसी कोई फैक्ट्री इस वक्त होगी साइड? कोई नहीं,
हर जगह इसी तरह होगा कि केमिकल वैसे ही खुला पड़ा होगा, कपड़ा वैसे ही पड़ा हुआ होगा, इसी तरह होगा? ऐसे ही कोई होगा। ऐसी फैक्ट्री तुम लोगों में से किसी का इत्तेफाक हुआ है कराची में देखने का जिसमें इसने मेंटेन तमाम चीज़ें? कंपनी में ऐसा था कि डैंग के कपड़े ये बाहर आधे भेजता था, जो ऑनर कपड़े ज़्यादा जल्दी होते थे वो डैंग यहीं करता था, ये कपड़े यहीं डैंग करवाते थे। इस वजह से यहाँ केमिकल पूरे डब्बे साइड में पड़े हुए होते थे। अब वह माल शिपमेंट का था, उसने बोला कि मेरे माल को बचाओ, बंदों को छोड़ो, सीधा ये बोला। उसमें बंदों ने, लड़कों ने मारा भी उसको। अच्छा। लड़कों ने उसको मारा भी, वो भाग के ऑफिस में चला गया। और एडमिन ब्लॉक जो है वो अलग है ना, उसमें आग नहीं लगी? उसमें आग नहीं लगी थी ना, उसमें फिनिशिंग डिपार्ट में आग लगी है ना, सामने सैलरी डिपार्ट थी ना, उसमें आग लगी है। अच्छा, ऐसा कुछ कि इस फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे थे, जो अब माशा सारे के सारे जो है वो शहीद हो चुके हैं, कोई उनका रिश्तेदार उस बिल्डिंग में एडमिन ब्लॉक में था? नहीं, उसमें कोई भी नहीं था, सब दोस्त यार थे वहाँ सारे। जितनी ये पूरी कंपनी में ऐसा था कि एक बंदा इस डिपार्ट में बैठ रहा है तो वो थोड़े दिन बाद दूसरे डिपार्ट में बैठता था, पूरे सब दोस्त यार थे। रिश्तेदार कोई नहीं था, रिश्तेदारी सिर्फ यहाँ थी, जितने रिश्तेदार सब थे, जो एक घर की फैमिलियाँ थी, वो सारे इस डिपार्टों में होते थे, ऊपर वाले डिपार्ट पे, नीचे वाले डिपार्ट में, यहाँ सारे रिश्तेदार पे थे, सब भाई अपने साथ ही बैठते थे, सब भाई लोग रिश्तेदार। बाबर भाई हैं एक, उसकी पूरी फैमिली 8 बंदे उसके घर के हैं। बाबर भाई गया घर सिर्फ खाना खाने के लिए गया, उसकी बेगम ने शाम को फ़ोन किया कि बाबर मुझे बचा। उसकी पूरी भांजियाँ अभी तक नहीं मिल रही, ना उसके भांजे का पता है ना उसकी फूफी का पता है, सिर्फ उनकी वाइफ की लाश मिली है। अच्छा, क्लेम के बारे में क्या ख्याल है? जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो इतने पैसे बांटने की, तो कुछ लगता है तुम लोगों को कि होगा? अब ये तो अल्लाह बेहतर है कि मिल जाए गरीबों को, तो कुछ आसरा हो जाए। ये है कि मुत्तहदा वालों ने बहुत सपोर्ट किया। चलो, थैंक यू सो मच। इस सानिए के बाद कुछ लोगों से जो मैं इंटरव्यू कर चुका और कुछ लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, तो मुतज़ाद चीज़ें मिली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनर बहुत अच्छा था, कुछ लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर जो थे उनमें से वो गालियां भी निकालते थे, मारते भी थे, और बड़ा उनका तौहीन-आमेज़ रवैया होता था मज़दूरों के साथ। ये जो पीछे इतनी सारी मीडिया की आप गाड़ियाँ और टीम और मुझ समेत हम तमाम लोग यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं, थोड़ी सी अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर हम इस ज़िम्मेदारी को समझें। क्राइम रिपोर्टर्स हैं हमारे पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे पास, और बहुत रिसोर्सेज हैं हम सहाफ़ियों के पास, जर्नलिस्ट के पास, कि हम इन सच्चाइयों से पर्दा उठा सकते हैं अगर हम उठाना चाहें। माना कि हम चैनल्स जो चला रहे हैं वो भी एक बिज़नेस है और ऑब्वियसली मालिकान को पैसे तो कमाने हैं, लेकिन अगर उसी के साथ साथ कुछ सच्चाइयाँ भी हम सामने लाएं, जैसे कि ये एक सच्चाई है कि यहाँ वाक़ईतन हुआ क्या था। और क्लेम की जहाँ तक बात है तो दरख्वास्त है वज़ीर आला से और दूसरे उन तमाम वज़ारत सनत के लोगों से, वज़ारत तिजारत के लोगों से, कि जो आप लोगों ने अनाउंसमेंट की है, नवाज़ शरीफ साहब जो यहाँ आके और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीर की और बड़ा उन्होंने जोश दिलाया आवाम को, तो इन लोगों ने जो जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो अनाउंसमेंट पूरी करें और वो अपने वादे पूरे करें, वो चेक्स ना दें जो बाद में बाउंस हो जाएं और वो फिर चेक्स ले लेके इस आवाम को दर दर ठोकरें खानी पड़ें। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कोशिश करूँगा कि आपको और सच्चाइयाँ दिखा सकूँ अपने शो के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।